क्या इंसान इतना जालिम भी हो सकता है? इंसानों की दरिंदगी और सफाकी की कहानियों से तारीख के सफ़ात भरे हुए हैं, मगर क्या 5 दरियाओं की धरती पंजाब के बासी भी इतने सफाक और जालिम हो सकते थे? बाबा फरीद की काफियाँ सुनाने वाला, बाबा गुरु नानक की तालीम पर सर धुनने वाला, वारिस शाह की हीर पढ़ने वाला, बुल्ले शाह की शायरी गाने वाला पंजाबी इतना जाबिर और जालिम क्यों बन गया? सदियों से पंजाब के शहरों, देहातों, कस्बों में बस रहे पंजाबियों को क्यों उजाड़ा गया? मासूम बच्चों को नेज़ों से हलाक क्यों किया गया? घर बार खेत खलियान संवारती अपने बच्चों को पालने वाली मासूम औरतों का रेप क्यों किया गया? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अकाली दल, यूनियनिस्ट पार्टी, आरएसएस और हिंदू महासभा की सियासत से बिल्कुल अनजान पंजाबी नौजवानों और बूढ़ों को किस जुर्म में हलाक किया गया? ये सब किसी बाहर की हमला आवर कौम ने नहीं, बल्कि पंजाबी ने पंजाबी के साथ किया। ऐसा क्यों हुआ? हर साल अगस्त में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने वाले क्या इन सवालात का जवाब दे सकते हैं? क्या थे वो हालात जिनके बायस 1947 में पंजाब के दरियाओं का रंग सुर्ख हो गया और पंजाबी की रगों में बहने वाला खून का रंग सफ़ेद हो गया? कौन कौन था जिम्मेदार इस सारी तबाही का? किस किस ने अपनी सियासत के लिए पंजाबियों के खून से होली खेली? समझने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। रीथिंक विद उमर जावेद में खुश आमदीद, वार्म वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। 1947 में पंजाब में जिस तरह मासूम लोगों के खून से होली खेली गई, मासूम लोगों को हलाक किया गया, इसकी जो फौरी तौर पर अगर हम जड़ें तलाश करने की कोशिश करें तो 1946 में जो इलेक्शन हुए थे फरवरी 1946 में, जिसमें एक तरफ मुस्लिम लीग का मुतालबा था पाकिस्तान का, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी जिसका मुतालबा यूनाइटेड इंडिया का था, जबकि पंजाब में ही अकाली दल भी जो सिखों के हकूक़ की बात करती थी वो पार्टी भी फाल थी, और यूनियनिस्ट पार्टी भी जिसमें पंजाब के मुसलमान, सिख और हिंदू जागीरदार थे, उनके मफादात की पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब को एक रखना चाहती थी इस जागीरदारी मफादात के तहत, और ये यूनियनिस्ट पार्टी अंग्रेज़ों की बोझदा प्रो पार्टी थी। अब अगर इस इलेक्शन मुहिम में हम देखें जो 1946 में हुए, इसमें पूरी जो इंतखाबी फ़िज़ा है, इलेक्ट्रिकल मुहिम है, ये फ़िरका वराना हो चुकी थी। इसमें मजहबी शिद्दत आ चुकी थी, मजहबी रंग आ चुका था। मुस्लिम लीग ख़ास तौर पर मज़हब का रंग इस्तेमाल कर रही थी, मजहबी नारे इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा है और आरएसएस है, ये भी हिंदुओं और सिखों को मज़हब के कार्ड पर भड़का रही थी, मजहबी स्लोगन्स के नाम पर भड़का रही थी। अब जो नतीजा आता है 1946 के इलेक्शंस का, वो नतीजा क्या होता है? इसमें अगर हम देखें कुल जो सीट्स होती हैं उस वक़्त पंजाब की, उस वक़्त के पंजाब की हम बात कर रहे हैं, यानी जो आज का पाकिस्तानी पंजाब है, आज का इंडियन पंजाब है, आज का हिमाचल है, आज का हरियाणा है, इसमें 175 सीट्स में से 84 सीट्स मुस्लिम्स की होती हैं, जहां सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार खड़ा हो सकता है और मुसलमान ही मुसलमान को वोट डाल सकता है। इन 175 सीट्स में से 84 जो मुस्लिम सीट्स थी, मुस्लिम लीग जीतती है इनमें 73 सीटें, कांग्रेस पार्टी जीतती है 51, अकाली दल 20, यूनियनिस्ट पार्टी 21, और जो आज़ाद होते हैं या बाकी जो बहुत छोटी पार्टीज़ होती हैं वो 10 सीटें लेने में कामयाब होते हैं। यूँ मुस्लिम लीग पंजाब में अक्सरियती जमात के तौर पर उभरती है। अब जो कांग्रेस पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी है और जो बाकी कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, ये मिलकर इत्तेहाद करते हैं, इत्तेहाद से हुकूमत बनाते हैं सर खिज़र हयात की। अब सर खिज़र हयात यूनियनिस्ट पार्टी के थे और सर खिज़र हयात का नज़रिया था कि पंजाब को एक ही रखा जाए, लेकिन इन इलेक्शंस के बाद पंजाब के जो शहर हैं, टाउन्स हैं, कस्बे हैं, यहाँ पर मजहबी बुनियादों पर काफ़ी ज़्यादा काम शुरू कर दिया था। एक तरफ आरएसएस ने और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग ने एक धड़ा अपना बनाया था, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड जिसको कहते हैं, उसने रिसर्च के मुताबिक जो पंजाब में राष्ट्रीय सेवक के एक्टिव मेंबरान थे, एक्टिव
अरकान थे जो भड़का रहे थे हिंदुओं और सिखों को, इनकी तादाद 47,000 थी, और जो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स थे इनकी तादाद 23,000 थी। ये दोनों, ये यानी मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड वाले मुसलमानों को भड़का रहे थे, और जो राष्ट्रीय सेवक संघ वाले हैं ये हिंदुओं और सिखों को भड़का रहे थे। जिस तरह जो ममडोट विला लाहौर है, यहाँ पर मीटिंग होती है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग मीटिंग करती है कि जो इंडियन आर्मी है इसके लोगों को किस तरीके से मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड का हिस्सा बनाया जाए। फिरोज़ खान नून जो म्यूनसिपैलिटी छोड़कर आते हैं मुस्लिम लीग में और बहुत बड़े जागीरदार होते हैं, ये गुजरात में जलसा करते हुए कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए, हर मुसलमान लड़के को चाहिए कि वो तलवार ख़रीदे, तलवार का इस्तेमाल करे। इस्लामिया कॉलेज में बाकायदा मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के जो कारकुन होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। भगवानपुरा हाउस जो है, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन बहुत बड़े जागीरदार थे, पहले कांग्रेसी थे, मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, ये भी अपने घर में भगवानपुरा हाउस में बाकायदा तरबियत दिलवाते हैं मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के लोगों को, कारकुनों को। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मुसलमान वाइसिस थी, जिनको सेन वाइसिस या सेकुलर वाइसिस समझा जाता है पंजाब में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। जैसे बड़े नाम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पंजाब में छोड़ दी, मौलाना दाऊद गजनवी का नाम है, आगा सफदर का नाम है, डॉक्टर मोहम्मद आलम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। यानी पंजाब में कांग्रेस पार्टी वैसे ही वीक होना शुरू हो गई थी। अब इसके पैरेलल जो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड वाले कर रहे थे, इसके पैरेलल आरएसएस क्या कर रही थी। 19 नवंबर 1946 को जब गवर्नर को ये इतला मिलती है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड वाले और दूसरी तरफ आरएसएस वाले बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे के खिलाफ दंगे फसाद का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो गवर्नर जो पंजाब के जेनकिंस हैं, ये जेनकिंस पंजाब में इम्पोज करते हैं पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस, क्योंकि इसी माह नवंबर 1946 में जो आरएसएस के लीडर हैं ग्वालखर, वो पंजाब का दौरा करते हैं और पंजाब के हिंदुओं और सिखों को कहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी ताकत से लड़ा जाए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगे बर्पा किए जाएं। ये ग्वालखर बाकायदा पंजाब में आकर इस चीज़ का प्रचार करते हैं। अब जनवरी 1947 में आते आते हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। खिज़र हयात राष्ट्रीय सेवक संघ पर और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड पर पाबंदी लगाते हैं। इस पाबंदी का ज़्यादा असर नहीं होता। फरवरी आते आते जो सिखों के लीडर हैं मास्टर तारा सिंह, जो अकाली दल भी हैं लेकिन इनकी हमदर्दियाँ कांग्रेस के साथ भी हैं, ये भी अपनी एक अकाल फ़ौज बनाते हैं और बाकायदा तौर पर सिखों को कहते हैं कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी पंजाब की तकसीम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यह बात भी ज़हन में रहे कि पंजाब की जो 70% पुलिस थी वो मुसलमान थी, तो इस चीज़ का मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। इसके बाद फिर हालात तब ज़्यादा मज़ीद ख़राब होना शुरू होते हैं जब मुस्लिम लीग खिज़र हयात टवाना के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज करती है और उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करती है। खिज़र हयात टवाना 2 मार्च 1947 को इस्तीफ़ा देते हैं। इनके इस्तीफ़े के दूसरे ही रोज़ मास्टर तारा सिंह यानी 3 मार्च को जो पंजाब असम्बली है इसकी इमारत के बाहर अपनी कृपान अपनी तलवार लहराते हुए कहते हैं, जो मांगेगा पाकिस्तान जाएगा वो कब्रिस्तान। और 11 मार्च को बाकायदा एंटी पाकिस्तान डे करार दे दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यानी बाकायदा तौर पर एक तरफ हिंदू और सिखों को मिलिटराइज किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है दंगे फसाद के लिए, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अपने नेशनल गार्ड्स के ज़रिए दंगे फसाद के लिए काम कर रही है। अब इसमें जज्बाती लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। मास्टर तारा सिंह कह रहे हैं कि हम उसी तरह की कुर्बानियाँ देंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे जैसे जापानियों ने किया, नाजियों ने किया, लेकिन हम पंजाब को तकसीम नहीं होने देंगे। गवर्नर जेनकिंस अपने तौर पर भरपूर कोशिश ये करते हैं कि पंजाब में मामलात जो हैं वो कावानीन के ज़रिए कंट्रोल किए जाएं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए, शहरों में 144 लगाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मार्च में बाकायदा दंगे शुरू होने का इम्कान होता है, तो 5 मार्च को जेनकिंस पंजाब में गवर्नर रूल का ऐलान करते हैं। मार्च में ही ये कहा जाता है कि 2500 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी थी। ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी का इलाका है, रावलपिंडी के इतराफ़ के इलाके जो आज का कहूटा है, कहूटा के इतराफ़ के जो गांव देहात हैं, यहाँ पर बुरे तरीके से हिंदुओं और सिखों के ख़िलाफ़ जेनोसाइड किया जाता है। उनको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, धकेला जाता है, हलाक किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टियों पर कब्ज़ा किया जाता है। इसी तरह अब पंजाब के हालात को देखते हुए
8 मार्च 1947 को जो कांग्रेस पार्टी है ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर देती है कि हम पंजाब की पार्टीशन चाहते हैं, पंजाब को डिवाइड कर दिया जाए ईस्टर्न पंजाब में और वेस्टर्न पंजाब में, क्योंकि पंजाब के हालात इस तरह हो रहे हैं कि एक तरफ हिंदू और सिख हों ईस्ट पंजाब में और दूसरी तरफ अलग हो रहे हैं मुसलमान वेस्ट पंजाब लेकर। 15 और 16 मई 1947 को जो पंजाब की रॉयल स्टेट होती है, प्रिंसली स्टेट होती है पटियाला, इसके महाराजा यगवेंद्र सिंह, तारा सिंह और करतार सिंह ये दिल्ली में जिन्ना के साथ बातचीत करते हैं कुछ पंजाब के फ्यूचर के हवाले से, पंजाब को क्या मुतहद रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। जिन्ना कुछ ऑफ़र भी करते हैं सिख लीडरशिप को, लेकिन ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी जाती है और अब बातचीत का कोई इम्कान नहीं बचता। अगस्त आते आते हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। अगस्त आने तक ये मालूम ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा शहर ईस्ट पंजाब में जाएगा, कौन सा वेस्ट पंजाब में जाएगा। जो अमृतसर का मुसलमान था उसको भड़काया जा रहा था कि आप लोग डटे रहे, अमृतसर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। लाहौर के हिंदुओं और सिखों को भड़काया जा रहा था कि लाहौर की आबादी की अक्सरियत बेशक मुसलमानों की है, लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ की मईशत पर चूँकि सिखों और हिंदुओं का बहुत ज़्यादा असर है और लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। ये अगस्त के शुरू तक कोई किसी किस्म का आइडिया नहीं था, हर पार्टी भड़का रही थी। अब पंजाब के जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों के मोहल्लों के अंदर मुस्लिम लीग, नेशनल गार्ड वाले, अल्लाह अकबर, आरएसएस वाले, हर हर महादेव, और जो अकाली दल वाले हैं, मास्टर तारा सिंह का ग्रुप, वो सत श्री अकाल, ये नारे तलवारों से, करपानों से, चाकुओं से लगने शुरू हो जाते हैं। 22 जून को लाहौर की तारीखी शालमी मार्केट को तबाह कर दिया जाता है। शालमी मार्केट में 90% से ज़्यादा हिंदुओं और सिखों की दुकानें थी। 23 जून को एक और अहम वाक़या होता है कि जो पंजाब असम्बली के ईस्टर्न पंजाब असम्बली के मेंबरान्स की अक्सरियत होती है, वो बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर करती है कि पंजाब को डिवाइड कर दिया जाए। 17 अगस्त तक, जैसे 14 अगस्त और 15 अगस्त को आज पाकिस्तानी और इंडियन स्टेट कहती हैं कि आज़ादी के तौर पर मनाया जाए, लेकिन उस वक्त पंजाब में बहुत सख्त खून खराबा हो रहा था, दंगे फसादात हो रहे थे। रेड क्लिफ अवार्ड जो आता है वो 17 अगस्त को आता है, यानी 14 और 15 अगस्त के पाकिस्तान बनने के 3 दिन बाद और इंडिया की आज़ादी के 2 दिन बाद ये रेड क्लिफ अवार्ड आता है। रेड क्लिफ जो इंग्लैंड से ख़ास तौर पर आते हैं, उन्होंने कभी भी रेड क्लिफ ने इंडिया का दौरा नहीं किया होता, लेकिन ये आकर नक्शों की मदद से पंजाब को तकसीम करते हैं और 17 अगस्त को बाकायदा तौर पर रेड क्लिफ अनाउंस करते हैं कि कौन सा इलाका पाकिस्तान में आएगा पंजाब का और कौन सा इलाका इंडिया में आएगा। अब अगस्त से सितंबर तक खून खराबे में मज़ीद इजाफा होता है। सितंबर आने तक ये कहा जाता है कि 5 मिलियन यानी 50 लाख अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं मिलाकर, और 10 से 12 मिलियन यानी करोड़ से भी ज़्यादा अफराद जो है वो बेघर हो जाते हैं। फोर्स्ड माइग्रेशन होती है। ईस्टर्न पंजाब में जो मशरकी पंजाब है, यहाँ पर जो लुधियाना, जलंधर, फिरोजपुर, अमृतसर और प्रिंसली स्टेट्स होती हैं, पटियाला की, कपूरथला, फरीदकोट की, यहाँ पर मुसलमानों को धकेला जाता है वेस्ट पंजाब की तरफ, जबकि दूसरी तरफ लाहौर, गुजरांवाला, लायलपुर, रावलपिंडी, यहाँ से धकेला जाता है हिंदुओं और सिखों को इंडियन पंजाब की तरफ। इश्तियाक अहमद, जिन्होंने हिस्ट्री पर, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर बहुत अहम बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, उनकी रिसर्च के मुताबिक जो वेस्ट पंजाब है यहाँ पर 2.5 लाख से लेकर तकरीबन कोई 5 लाख के लगभग हिंदू और सिख हलाक होते हैं, जबकि इसी तरह 2.5 लाख से लेकर 5 लाख मुसलमान ईस्टर्न पंजाब में पैरिश होते हैं, यानी जिनका समझ नहीं आती, हलाक हो गए, गुम हो गए, जिनका वजूद ख़त्म हो जाता है। 14 अक्टूबर 1947 को इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतें ये आपस में माहिदा करती हैं कि दोनों पंजाब में जो मिनॉरिटीज़ हैं इनको पुरअमन तरीके से एक्सचेंज किया जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि पंजाबियों का खून बह चुका होता है, बड़े पैमाने पर पंजाबी बेघर हो चुके होते हैं। तो बहुत देर से ये अक्टूबर में ये माहिदा किया जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इसमें सबक क्या है पंजाबियों के लिए? बड़ा सबक ये है कि क्या इस तरीके से अपने मफादात के लिए काम कर रही तंजीमों के लिए भड़काओं में आ जाना चाहिए? क्या इस तरह मासूम इंसानों को हलाक करना चाहिए?
क्या मासूम बच्चों को इस तरह नेज़े लगाकर बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारना चाहिए? बहुत बड़ा सबक है ये, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि इंसानी तारीख में भी जब 1946-47 के पंजाब के दंगों को याद किया जाता है या मुस्तकबिल में याद रखा जाएगा तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में ये सबक एक होगा कि किस तरीके से तंजीमें, सियासी जमातें अपने मफादात के लिए लोगों को लड़ाती हैं और सदियों से पुरअमन तरीके से रह रहे लोग भी किस तरीके से एक दूसरे को हलाक करने, एक दूसरे को तबाह करने, एक दूसरे के बच्चों को मारने मराने की तरफ आ जाते हैं। बहुत बड़ा सबक है इस पूरी ट्रेजेडी में जो 1947 में हुई। तो रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से किया गया ये वीलॉग पंजाब राइट्स के हवाले से, पंजाब में होने वाले फसादात के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।